सतमौला कवियों चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम जिनका अभिनंदन करना चाहते हैं वो हमारे काव्य गुरु भी हैं और आकाशवाणी में अनेक जिसको हम बोलते हैं दशकों से आकाशवाणी में सेवा दे रहे हैं। पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, इस समय वर्तमान में आप कार्यक्रम को देखते देखते हिंदी का, और आज आपके माध्यम से आकाशवाणी में अनेक कवियों को आपने स्थान दिया है और स्वयं चर्चित गजलकार हैं। आपकी रचनाओं का मैं बहुत ही मुरीद हूं, मैं ही नहीं पूरा साहित्य जगत आपको मानता है। और आज हमारा मन था सतमौला कवियों की चौपाल में हम उनका अभिनंदन करें, उनको सम्मानित करें। तो मैं अपने मानद निदेशक नीरज त्यागी जी, मोक्षेंद्र जी, आप पूर्व में जॉइंट डायरेक्टर रहे आप राज्यसभा सचिवालय में, और हमारे मानद निदेशक विनीत कुमार जी और प्रशांत अवस्थी जी मेरे सहायक निर्माता, मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं अंग वस्त्र पहना करके सबसे पहले राम अवतार बैरवा जी को अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं कृपया उनको सतमौला कवियों चौपाल की ओर से भेंट प्रदान करें। साथ में और अब वो घड़ी आ गई है सम्मान की। डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी, आप निदेशक हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली के। दिल्ली का जो आकाशवाणी है उसके ही अनेक क्षेत्रीय उपकेंद्र हैं, लेकिन आप प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। वहाँ से आप सारी बागडोर संभालते हैं, मन की बात भी देखते हैं मोदी जी का। और जोरदार ताली के साथ सबसे बड़ी बात है कि आज आपको जो सम्मानित किया जा रहा है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दुष्यंत कुमार सम्मान। जरा नजदीक आकर के फोटो लो जरा इस सम्मान की, केवल इस सर का और कैमरे से पीछे हट करके। जा जोरदार एक बार तो पुनः तालियों के साथ। और हम अभी बहुत ही अभिभूत हैं आज डॉक्टर बैरवा जी को सम्मानित करके। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो बधाई हो, आज आपको ये एक ऐसा पुरस्कार जो गज़ल की दुनिया का एक ऐसा नाम दुष्यंत कुमार सम्मान मिला हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, दुष्यंत कुमार सम्मान मिलना अपने आप में एक याद करना, उनकी स्मृति को जिंदा रखना दुष्यंत कुमार रहे हैं, जिन्होंने एक पूरी फितरत बदली, एक पूरी रवायत बदली। और और उनकी गज़लें आज अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी शायर की गज़लें अगर कोई क्रांति बनी तो दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं। तो वो सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सम्मान से आदमी क्या लग रहा है कि दुष्यंत कुमार जैसा व्यक्ति और उनके नाम से सम्मान सतमौला कवियों की चौपाल पे आके मुझे मिल रहा है। जिस मंच ने कम से कम नहीं तो अभी प्रवीण जी ने 1000 के आसपास कवि इस मंच से निकले जी, तो वो किसी न किसी रूप में आज भी इस मंच से जुड़े हुए हैं। उनके साथ और भी हज़ारों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। उनके सामने मुझे सम्मान, अब मुझे देख रहे होंगे सामने की बहुत बड़ा नाम, और उस नाम के नाम पर मुझे सम्मानित करना मेरी जिम्मेदारी को बहुत चौगुना बढ़ा देता है। सर ये तो हुई बात सम्मान की, लेकिन सर मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जो आपने भी तमाम इन गज़ल और गज़ल की अपनी यात्रा के विषय में चर्चा की, तो कुछ ऐसी चुनिंदा गज़ल ज़रूर आपके मन में भी आ रही होगी जिसको आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि दर्शक आपके इस काव्य यात्रा का सही आनंद आज उठा सके। मैं चाहूँगा कि एक गज़ल ज़रूर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। एक
गजल है कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, हम्म। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। हाँ हाँ। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, हम्म। तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए, और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में। हम्म। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। वाह वाह वाह। कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए, और जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे। हम्म। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। क्या बात है। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए, और जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया। हाय हाय। कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले क्या आए। बात। कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए, और अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों। हम्म। अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए। वाह। कि अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। एक गजल पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ इस बड़े मंच पर। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हम्म। तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं। क्या बात है। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियाँ रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान। कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियाँ रोती हैं। वाह। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, खिड़कियाँ रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया। एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियाँ रोती हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। कि एक दिन खुद में रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त। जी। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियाँ रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की, और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। क्या बात है। वाह। छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपट कर टहनियां रोती हैं। आइए चलते हैं हम एक ऐसी विधा की ओर जिस विधा में हमें अपने प्रिय से बिछड़न का भी एहसास होता है, और उसमें भी कैसे समन्वय बनाया जाता है, उसके लिए हम दार्शनिक बिंदुओं को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं। ये भारत का मूल है कि हम दर्शन के साथ में आगे बढ़ते हैं, हम अध्यात्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कमलेश तन्हा जी मेरठ से आ चुके हैं, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को शुभकामनाएं प्रदान करती हूं कि जो बहुक्षेत्रीय बहुभाषीय काव्य साधकों को एक मंच प्रदान करती है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और आप सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूं। तो एक मुक्तक से प्रारंभ कर रही हूं अपने काव्य पाठ का। जी। तुझको देखे बिना तरस जाऊं, हाय हाय। तुझको देखे बिना तरस जाऊं, रूह बन के मैं तुझ में ही बस हाय हाय। क्या बात है। वाह 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 वाह। रूह बन के मैं
तुझ में ही बस जाऊं। तू जो घनश्याम बन के छा जाए, क्या बात है। तू जो घनश्याम बन के छा जाए, मैं घटा हूँ तेरी वाह वाह वाह। बरस जाऊं। मैं घटा हूँ तेरी बरस जाऊं। और एक गजल के कुछ शेर पेश करना चाहती हूँ एक गीत से पहले, जी कि किसी महफिल में आपने देखा होगा शम्मा जलती है, शम्मा से आगाज़ होता है उस महफिल का, लेकिन उस शम्मा की वेदना को कोई नहीं जानता जो अपने आप को समाप्त कर देती है उस महफिल को रोशन करने के लिए। तो उसी वेदना को, उसी के प्रतिबिंब में अपने आप को स्वयं शम्मा मानते हुए मैंने ये गज़ल लिखी है, स्वागत। प्रस्तुत करती हूँ, उसके कुछ शेर प्रस्तुत करती हूँ जी कि मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी, मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी, तेरी यादों में जल कर ही मर क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। यादों में जल कर ही मर जाऊंगी, तेरी महफिल में जलना है किस्मत मेरी, तेरी महफिल में जलना है किस्मत मेरी, रोशनी बन फिजा में बिखर जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। फिजा में बिखर जाऊंगी, वक्त की तेज लहरों से कह दो जरा, वक्त की तेज लहरों से कह दो जरा, मैं नदी हूँ समंदर के घर जाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह मैं वाह नदी वाह। हूँ समंदर के घर जाऊंगी, तू है साहिल मेरा, मैं हूँ मौजे रवां। क्या बात है, तू है साहिल मेरा, मैं हूँ मौजे रवां, तुझसे मिलने को हद से गुजर जाऊंगी। क्या बात है, मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी, मेरे ख्वाबों का गुलशन महकता नहीं, तू ना आया तो पतझड़ सी झड़ क्या बात है, वाह वाह वाह। तू ना आया तो पतझड़ सी झड़ जाऊंगी, हम तो तूफान से टकरा के जिंदा रहे, हम तो तूफान से टकरा के जिंदा रहे, वक्त की साजिशों से मैं डर जाऊंगी, वक्त की साजिशों से मैं डर जाऊंगी। कि जो आत्मा परमात्मा से किस तरह मिलना चाहती है, या कह लो कि एक प्रेमिका प्रेमिका के लिए जो बिछो भी है उसमें और मिलन भी है, सब सभी कुछ है। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं, मीरा बनकर विष पी जाऊं, बहुत सुंदर। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं, मीरा बनकर विष पी जाऊं, अपने पथ पथरीले पथ हैं, हम सवार पर टूटे रथ हैं, चलना ही है करम हमारा, रुक जाने के
अर्थ व्यर्थ है। तुमसे मिलने की चाहत में चलती रहूं, नहीं थक पाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। और हमारा जो प्रिय होता है उसे हम सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं बिल्कुल। कि अर्पित हैं तुमको सुख सारे, झोली में हो चंदा तारे। अर्पित हैं तुमको सुख सारे, झोली में हो चंदा तारे। तुझे निहारूं मन हो पुलकित, जब तुम बैठो पास हमारे। तेरी खुशबू को चल में भर कर फूली नहीं समाऊं। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। पवन खेलती है अठ खेली, पीर लताओं ने ही झेली। बौराए वन बाग बगीचे, कूके कोयल एक अकेली। मैं बैठी हूँ पलक पसारे, आ भी जाओ मैं मिल पाऊँ। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। मन में मोह रंगे बंधन है, यहाँ से दर्शन शुरू होता है जी। कि मन में मोह रंगे बंधन है, सर्पों से लिपटे चंदन है। जोगन रूप धरा है न्यारा, रस विहीन लगते उपवन है। झंझाओं से घिरी हुई हूँ, कैसे मैं दर्शन कर पाऊँ। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। बहुत सुंदर। व्यथा हमारी एक कथा है, जितना बाँचूं अमर लता है। सावन में जितनी हरियाली, पतझड़ उतना ही झरता है। आओ मन के मीत हमारे, गीत नवल में तुमको गाऊं। प्रिय मैं तेरी हो जाऊं। जो जन्मा है वो मरता है, सूरज चढ़ चढ़ कर ढलता है। जी, बहुत मन सुंदर। अधीर हो घबराए, करुणा से तेरी तरता है। बहुत सुंदर। बनकर सतपथ का अनुगामी, सब पूर्ण वचन कर पाऊं। मीरा बनकर विष पी जाऊं। बहुत एक सुंदर। अंतिम बंद और पेश करना चाहती हूँ कि कांटों से संबंध हमारे, पीड़ा से अनुबंध हमारे। कांटों से संबंध हमारे, पीड़ा से अनुबंध हमारे। तुमसे कुछ कितना कहना है, अधरों पर
प्रतिबंध हमारे, जीवन की ये कठिन डगर है, ना भटकूं ना भर माऊं, प्रिय मैं तेरी हो क्या बात है, क्या जाऊं, बात, क्या बात है। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं, प्रियतम मैं तेरी हो। बहुत ही शानदार और सुंदर विचार। प्रेम समर्पण मांगता है। प्रेम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सामने वाले को परेशानी हो, बल्कि प्रेम वह होना चाहिए जो स्वयं को उस पर अर्पित कर दे। आपने देखा होगा कि क्षमा जब रात की रोशनी से प्रेम कर रही है तो स्वयं को अर्पित कर रही है, उसी क्षमा पर कीट पतंगा स्वयं को अर्पित कर रहा है। तो भक्ति में मार्ग पर चलते हुए मीरा जहर का प्याला पी रही हैं, तो वहीं आप देखिएगा कि इस देश से प्रेम करने वाले स्वयं को निछावर कर रहे हैं और उन पर भी निछावर होने के लिए फूल इंतजार कर रहे हैं। तब माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम बेना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मैं बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अभी निमंत्रणों का दौर चल रहा था, तो हमारे घर में एक निमंत्रण आया और उस निमंत्रण पत्र में जो हमारे बीच में लिखा हुआ था कि आप देखते होंगे कि निमंत्रण पत्र में कई छोटे छोटे जो है मनुहार लिखे रहते हैं। तो उसमें निमंत्रण पत्र में जो हमारे घर आया उसमें लिखा था कि आपकी उपस्थिति ही हमारा उपहार है और कृपया उपहार साथ ना लाएं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे हंसाने और गुदगुदाने की कुछ कविताएं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर के हमारे बीच में कानपुर से चल करके एक ऐसे कवि जो कई रसों की कविताएं लिखते हैं, उनका नाम होता है पवन सबरस जी, LIC के अधिकारी। ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी जा रही है जी जैसे ही हमें लगा कविता बहुत अच्छी जा रही है, हमने अपने सुर को और तेज कर दिया। जी। वो व्यक्ति और तेज झूमते झूमते मंच पे आ गया। मुझे लगा, मैंने कहा बंद कर दूं, बोला नहीं आप शुरू रहिए, मैं तो उससे बुला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे प्रशांत जी की शादी हुई, हम लोग बारात में गए जी। बारात में देखा कि बढ़िया लोगों शाम को खाना ना खाया। हाँ। सुबह विदाई हो रही थी, दुल्हन रो रही थी। हाँ और देखा कि एक तरफ प्रशांत जी भी रोने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ लोगों ने पूछा, अरे भाई लड़काऊ कुंवर साहब, तुम्हारी तो शादी हुई रही है, हाँ हाँ तुम काहे रो रहे हो? हाँ हाँ बोले वो क्यों रो रहे हैं? बोले उनके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं, हाँ। इसलिए रो रही हैं। बोले वहां जाके हमारे छुड़ा देंगी। हाय हाय, बहुत सुंदर। तमाम प्रकार की कविताएं हमसे प्रवीण जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जो हम लोगों को यहाँ तक खींच के लाए, मंच दिए हैं, समझे। हाँ। हमसे कहे, बोले यार पवन आओ चलो तुमको खाना खिला लाते हैं। हाँ। हम चले गए भाई प्रवीण जी के साथ में। जी। हमने कहा खाना हमने भी खाया, प्रवीण जी ने भी खाया। जैसे ही हमने अपना खाना शुरू किया, प्रवीण जी और हम दोनों बोले, क्यों भाई जैसे हमने अपना खाना खत्म किया, प्रवीण जी ने, वो होटल के बाहर खड़े हो गए। हमें लगा कि होटल का बिल हम ही को देना पड़ेगा। हमने होटल का बिल दिया। बोले पवन जी बिल दे दिया? बोले हमने कहा दे दिया। बोले ठीक किया, उधार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे पास बहुत हास्य है जी। समय भी कम है। हाँ हाँ। तो मैं एक जो मतलब इस समय माहौल को बदल दे उस गज़ल को आपके बीच में, गीत गज़ल कुछ भी। मैं सबरस का कवि हूँ, मेरे पास साहित्य नहीं है, लेकिन जो भी लिखता हूँ ईश्वर की कृपा है। बहुत सुंदर। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए। हाय हाय, आपकी वाह ना हो तो मजा ना आए। वाह 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 करो वाह। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए, जी। साथ कोई नहीं हम सफर के लिए। वाह। कोई आया नहीं कोई जाए न संग, हाँ। मात्र आंसू बचे थे नजर के हाय हाय, वाह लिए। वाह, बहुत मात्र खूब, बहुत आंसू खूब, बचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मोहब्बत
के वादों में फंसता रहा। हाय हाय। जब एक तरफा प्यार होता है तो यही होता है। हम्म। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा, जख्म मिलते रहे पर मैं हंसता हंसता रहा। रहा। वाह। इस कदर बेरुखी से भुलाया मुझे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के हे, लिए। क्या बात है, क्या सिर्फ बात है। वाह आंसू वाह वाह बचे वाह। थे नजर के लिए। वो मिली ना मुझे, उसके सपने मिले। हाय हाय। मैं मिटा ना सका उनके शिकवे गिले। हाय हाय। आईने टूट कर दिल को चुभने लगे, आहा। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के क्या लिए। बात है, वाह वाह और वाह। अंतिम बंद है कि मैं हूँ पागल दीवाना ये सबने कहा। आहा। सोच लो दोस्तों मैंने कैसे सहा। आहा। मेरे डैडी ने डंडों से पीटा मुझे, हाय हाय। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। वाह 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 वाह। आंसू बचे थे नजर के लिए। देखिए भाइयों, कविता एक वो चीज होती है जो संदेश दे। जी। कविता आपको बता रही है कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा। आहा। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। बहुत सुंदर। आंटी बैठी हुई हैं कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई समझ जाए वो नारी। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, बहुत सुंदर। नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। महिला अत्याचारों का बस फाइलों में ही लेखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। वाह बहुत सुंदर। गई सहम कर थाने में तो पूछे थानेदार, ऐ लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। माँ ने सुनी पुलिस की बातें भड़की थाने में, कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। बोली बेटा चलो यहाँ से, यहाँ न्याय नहीं मिलना, इनको भी तुम लड़की देना दुआ प्रभु जी सुनना। बहुत सुंदर। ये तो सच है घटनाओं के क्रम में कमी ना आई, बाबुल का घर छोड़ सकी ना खूब हुई रुसवाई। भरी आंख से कविता लिखते समय पवन ने देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी संसार को तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। तो ये थे हमारे बीच में कानपुर से पधारे हुए एक बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार, जिनके विषय में जब आपने सुना उससे कहीं अधिक उनकी कविताओं को देख करके आपने मैसेजेस लिए, संदेश लिए। और ये कवियों का प्रथम कर्तव्य भी होता है। बेटी की बात की, पिता की बात की, माँ की बात की। पता नहीं किस संदर्भ में लोगों ने कहना शुरू किया कि बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। लेकिन आप जब जिएंगे, महसूस करेंगे और तब पाएंगे कि बेटियां धन और पराया धन नहीं, बेटियां जिंदगी होती हैं। उसको जीने के लिए, समझने के लिए एक सबक चाहिए, एक समझ चाहिए। बेटियों पर प्रश्न उठाना भी आसान है, लेकिन उस बेटी का हृदय भी टटोलना बहुत ज़रूरी है। जब क्षण क्षण हम अपने ही समाज में रह करके बेटियों को विभिन्न परीक्षाओं से, विभिन्न मापदंडों से मापने का काम करते हैं, क्या आप स्वयं को उस स्तर पर मापते हैं? यदि नहीं तो थोड़ा सा नज़र और थोड़ा सा सब्र उस तरफ के लिए भी रखें। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको उस विस्तृत डायामीटर, यानी कि जब आप देखिए कि एक शुरुआत हुई आज के 23 वर्ष पूर्व और आज 23 वर्षों का एक सफ़र, तो यानी कि कहा जाए कि धरती से लेकर के आसमान तक की यात्रा। और ये यात्रा अगर एक ऐसे कविता के कुशल कारीगर
जो कि अभियांत्रिकी में महारत हासिल किए हुए हैं। उन्होंने अपने शब्द सुमन से आज धरती और आसमान के रिश्ते को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं आप सबकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ और जाने माने साहित्यकार जिनका नाम होता है नीरज त्यागी जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार और प्रशांत जी के लिए, और यहाँ पर सभी मनीषी कवियत्रियाँ हैं, उनके बीच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ एक मुझे अवसर मिला है। आज मैं जो प्रस्तुति दे रहा हूँ उससे पहले मैं 2 लाइन तो मैं हमेशा बोला ही करता हूँ कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। बहुत सुंदर। तो ये मैं अब प्रतिनिधि कविताएं मैं पहले आपने सुनी होंगी चेहरे और आंखों पर। मैंने आज मैं कुछ नई चीज़ सुनाने जा रहा हूँ, और वो है हमारी पृथ्वी जिसके ऊपर हम चरण भी लिखते हैं, वो हमारी माँ के समान है। और आसमान तो कुछ मैंने एक दोनों के रिश्ते के ऊपर कुछ एक कविता कुछ लिखा है। ओ आसमान अब नीचे आ जा, इस धरती को यूं ना तरसा। वाह। ओ आसमान अब नीचे आ जा, इस धरती को यूं ना तरसा। ना जाने कब से ये धरती घूम घूम कर ढूंढ रही है। सूर्य देव अब दे वर दे दे, पृथ्वी को अपना प्रिय दे दे। पृथ्वी को अपना प्रिय दे दे। तुम प्रेम पीर को क्या समझे, वो आसमान को वर समझे। नित सूर्य अग्नि फेरे चाहत के, नित नए भाव नई ऋतुओं के। ये धरती कुछ मांगा करती, क्यों बादल से ही अर्घ्य चढ़ाती। वो जंगल धूं धूं क्यों जलते, इस धरती के यूं बीचों बीच। निशा काल में क्यों लहराती, ये आंचल सी तारों बीच। ये धरती की विरह अग्नि क्या दावानल बन जाती है। जब धरती रुक रुक रोती है, क्या तभी सुनामी आती है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या तभी सुनामी आती है। ओ चांद उतर अब नदिया आ जा, इस धरती को कुछ समझा जा। आज रात अमावस यूं ना खो जा, मिलन कराया पास बुला जा। मिलन कराया पास, अब रात अमावस यूं ना खो जा, मिलन कराया पास बुला। बस इतनी सी। बहुत ही शानदार। धरती और आसमान और जीवन के तमाम वह विधान आपने इस कविता में देखे, सुने, समझे और महसूस किए। कविता एक ऐसा विषय है जिसको जीना पड़ता है, सिर्फ लिखना ही नहीं। और जो लोग जीते हैं कविता को, वो एक कविता नहीं, 2 कविता नहीं, वो कई पुस्तकों तक की यात्रा करते हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।
नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है आपका, आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल आपको संस्कृति, संस्कार और सभ्यता के साथ में सिखाती है समन्वय। ये समन्वय भारतीय संस्कृति का मूल है, जहाँ विभिन्न बोली, भाषा और खान पान के विभिन्न तरीकों में भी हम एक सूत्र में बंधने का काम करते हैं। हमारा मूल, हमारे संस्कार एक हैं, हमारी सभ्यता एक है। इस एकता का सूत्र ही तो लेकर के भारत संपूर्ण विश्व की ओर विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत कभी भी किसी भी देश पर कोई भी अपनी संप्रभुता स्थापित नहीं करना चाहता है। भारत कभी भी किसी संस्कृति पर जबरदस्ती अपने संस्कार नहीं थोपना चाहता है। ये भारत के संस्कृति की विशेषता है कि लोग भारत में जब आते हैं तो वह भारतमय हो जाते हैं। तो भारत के इस प्यारे से गुलदस्ते की विभिन्न बोली और भाषाओं से भरे हुए आज की इस महफिल में हमारे बीच में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आज असम से पधारी हुई शर्मिष्ठा बर्मन चौधरी जी, जो कि असमिया भाषा में आज हमें एक सुंदर सी रचना प्रस्तुत करेंगी। ये रचना का मूल आधार है कि एक मजदूर और उसकी क्या भावना होती है, उसको भी आगे बढ़ने के और सपने देखने का उतना ही अधिकार है जितना किसी संपन्न व्यक्तित्व को है, जितना किसी संपन्न कौशल्य को है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं असम से पधारी शर्मिष्ठा बर्मन चौधरी जी। सतमोला कवियों का चौपाल को नमन। और सतमोला कवियों का चौपाल बधाई का पात्र है, क्योंकि वे हमारी राजभाषा के साथ साथ प्रादेशिक भाषाओं को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझ के हमको यहाँ आमंत्रित किया है। बहुत बधाई का पात्र है। और इसीलिए मैं आज आपके समक्ष अपनी कविता अपनी भाषा में ही प्रस्तुत करने का मौका मिला है। इसीलिए मैं प्रवीण जी के साथ साथ सतमोला कवियों का चौपाल को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है असमिया में पाहाड़र नामनित बागरी पड़ा पका बेलिटू। आबेलिर पका बेलिटुए जेतिया आकाशर मुधसर पड़ा चুচৰি চুচৰি পাহাৰৰ পিঠিয়েদি বাগৰি নামনিত ঢলি পৰে, ঠিক তেতিয়াই ছাই ৰঙী ৰাতিটো সাৰ পাই উঠে। বোকা পানী গৰকি অহা মোৰ মনৰ গুপুত সপোনবোৰেও ৰাতি ফুলা ফুলৰ গোন্ধত জীপাল হৈ আখলৰ তাপত পকা বেলিটোৰ দৰেই পকিবলৈ ধৰে। সুদূৰৰ পৰা ৰিণিকি ৰিণিকি ভাহি অহা কোনো অজান শিল্পীৰ বাঁহীৰ সুৰত দৰিদ্ৰ হৃদয় মোৰ একে নিশাই চহকী হৈ পৰে। অকণো সময় অপচয় নকৰি কোলাহল শূন্য শান্ত নিশাক নিহালি কৰি নিসংগ কলিজাটোক ঢাকি লওঁ। ভলুকা বাঁহৰ বেৰৰ জুলুঙাই দি গলি গলি বৈ পৰা জোনৰ পোহৰত দিনজোৰা পৰিশ্ৰমত নিগৰি পৰা মোৰ দেহৰ নিমখীয়া ঘামৰ ঘ্ৰাণ দামী সুগন্ধি পানীৰ বটলৰ ভিতৰত লাহে লাহে আটক হৈ গৈ লগে লগে মনটো উৰা মাৰি গৈ নিজ হাতে ৰদৰ পোহৰত কংক্ৰিটেৰে গাঁঠি থৈ অহা অথচ মোৰ হাতে ঢুকি নোপোৱা সুউচ্চ অট্টালিকাত উৰে ৰাতি নিবিড়ভাৱে কটাই গৈ পুৱতি নিশালৈ খামুচি ধৰি থকা পকা বেলিটি লাহে লাহে মোৰ হাতৰ আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰকি গৈ থাকে আৰু সৰকি গৈয়ে থাকে, লগত কাঢ়ি লৈ যায় মোৰ ছাই ৰঙী ৰাতিটো। मैं इसका हिंदी में 2-4 लाइन बोलना चाहूँगी। स्वागत है। कविता का शीर्षक रहेगा पहाड़ की तलहटी में लुढ़कता हुआ पका सूरज। जी। शाम के पके सूरज ने जब
आकाश के शिखर से सरकते सरकते पहाड़ की पीठ पर लुढ़क कर तलहटी में ढल जाता है। ठीक उसी वक्त राख रंगी रात जाग उठती है। कीचड़ पानी रौंद कर आई मेरे मन के गुप्त सपनों को भी रात में खिलने वाले फूलों की गंध में जीवंत होकर चूल्हे की आंच में पके सूरज की तरह पकने लगते हैं। दूर से रिम झिम बहकर आते किसी अनजान कलाकार की बांसुरी की धुन मेरे दरिद्र हृदय एक रात में ही धनी हो जाता है। जरा सा भी समय गवाए बिना कोलाहल शून्य शांत रात को साक्षी बनाकर निसंग कलेजे को ढक लेता हूँ। भलुका बांस, ये एक बांस का नाम होता है, हिंदी में मुझे पता नहीं है जी। परंतु इसको हम भलुका बांस ही यहाँ बोलेंगे। भलुका बांस की दीवार की दरारों से पिघल पिघल कर बहती चांदनी में दिन भर की मेहनत में निचुरा हुआ मेरा बदन का नमकीन पसीना महंगे इत्र की बोतल के भीतर धीरे धीरे कैद हो जाता है। तभी मन उड़कर चला जाता है अपने ही हाथों धूप में कंक्रीट में गर कर छोड़ी हुई मगर मेरी पहुंच से दूर उन ऊंची अट्टालिकाओं में पूरी रात गहराई से बिताते हैं। भोर की बेला जब जकर कर रखा है, जब पका सूरज धीरे धीरे उग जाते हैं, मेरी उंगलियों में फंसी हुई वो पका सूरज धीरे धीरे फिसल जाता है और धीरे धीरे फिसलता ही जाता है। साथ में लेके जाता है मेरी वो राख रंगी रात। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावानुवाद के साथ में आपने असम की ये भाषा में, असम की बोली में ये कविता सुनी। जब आप अपनी बोली, अपनी भाषा का प्रचार और प्रसार करते हैं तो इससे बड़ी आपकी कोई भी बोली और भाषा के लिए सेवा नहीं हो सकती है। आपने देखा कि जितने ही उतार चढ़ाव के साथ में आप भाव भंगिमाओं को देखते हुए जब असम की भाषा में उन्होंने कविता पढ़ी तो जब उसका हिंदी में भी भावानुवाद किया तो किसी भी तरीके से ये नहीं लगा कि उसमें साहित्य और सृजन की और भावनात्मकता की कमी है। ये होते हैं साहित्यकार, जब वह जिस भाषा, जिस बोली में अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी क्रम में मैं एक और अपनी उसी असम के बाद में चलता हूँ बंगाल की ओर। बंगाल से हमारे बीच में पधारे हुए जो साहित्यकार हैं वह न सिर्फ साहित्यकार बल्कि सेवानिवृत्त भारत सरकार के एक मंत्रालय से कर्मचारी भी हैं, लेकिन उनका नाम होता है विभाष चक्रवर्ती जी। उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। विभाष चक्रवर्ती जी के विषय में मैं क्या ही कहूँगा, जब ये पुस्तक आप देखेंगे, ये पुस्तक विभाष चक्रवर्ती जी द्वारा स्वरचित उनकी पुस्तक है और ये बांग्ला भाषा में उनकी पूरी पुस्तक है और जिसका नाम होता है सुपर्नार कथा। विभाष जी बहुत ही अच्छे मनोविज्ञान के विश्लेषक हैं, बांग्ला के अच्छे जानकार के साथ साथ में रविंद्र संगीत के भी जानकार हैं। आइए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों के चौपाल के कर्णधार श्री प्रवीण आर्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सतमोला कवियों के चौपाल के जितने कर्मकर्ता है, कर्मी है, सबको मेरा नमन। उपस्थित सारे कवि कवियत्री सबको मेरा सादर नमन। स्वागत। मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे भारत के चेतना में, भारतवासी की चेतना में मोक्ष एक मूल चेतना है। आध्यात्मिकता भारत के इतिहास में है, बहुत प्राचीन इतिहास है। तो हमें बौनहंस चरित्र के उसके रूपक से मैं एक कविता प्रस्तुत किया है जिसका विषय है वही मोक्ष।
कविता का नाम है सुपर्ण। সবুজ ধানের শীর্ষে রাঙা গোল সূর্য নিভে এলে দলছুট এক বালি হাঁস প্রতিদিন উড়ে যেত পশ্চিম দিগন্ত থেকে রক্তিম লালিমা পিছে ফেলে ম্লান পূর্বাশায়। आहा আকাশ যখন হতো ধীরে ধীরে নিরালোক প্রায়। দিনের বেলায় ওকে দেখা যেত নিমগ্ন একাকী, অন্য সব বালিহাঁসদের থেকে নিজেকে একটু দূরত্বে রেখে সারা দিন জলের ঝিলমিল শরীরে ডানায় মেখে নিতে। কখনো সবেগ ভরে এক ডুবে জলের গভীরে খুঁজে নিত সুস্বাদু শামুক, কখনো বা চোখ বুজে নিস্তরঙ্গ জলে ভেসে থেকে ঠোঁটটিকে গুঁজে নিত বাম পাখনায়। জলের ভিতরে ওর জল নিয়ে খেলা জলের মতোই ছিল সহজ সজল। আর যত তীব্রবেগী মত্তবালি হাঁস ঝাঁক বেঁধে যারা সব এখানে সেখানে উড়ে যেত সারা দিন ক্ষুধার তাগিদে আরও বেশি আরও স্বাদু খাদ্যের সন্ধানে, তাদেরও জীবন ছিল সরল সফল। পরস্পর কলহ ও চঞ্চু কিংবা ডানার প্রহারে করে তো প্রাত্যহিক সমস্যার সব সমাধান। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগেই সেই চির একা বালি হাঁস, ধরা যাক সুপর্ণ নাম তার, রোজকার মতো জলের শরীর ভেঙে ভরে নিত পাখায় বাতাস, ফিরে যাবে বলে তার অন্য তরণীড়ে, যেইখানে ঘুম ছিল আর ছিল শান্তি সুনিবিড়। প্রতিদিনই ভোর হলে আবার জলের মোহে পশ্চিম দিগন্তে সেই ঝিলমিল নদীর কিনারে একা একা উড়ে যেত ফের। সুপর্ণর এই আসা যাওয়া বহুদিন ছিল নিত্য অব্যাহত। তারপর আরও জল বয়ে গেছে, সময়ও গিয়েছে বয়ে ঝিলমিল নদীর মতন অনেক অনেক দূরে। তারও পরে আরও কিছু দিন গেল, আরও কিছু রাত। সুপর্ণর একাকী জীবন যেন আরও নিঃসঙ্গ হলো। একইভাবে বেঁচে থাকা মনে হলো যেন খুব নিষ্প্রয়োজন। জলের অতল খোঁজা কিংবা ধরা অসীম আকাশ একদিন যেন তার মনে হলো ভারী অর্থহীন। যেদিন বুকেতে এলো নির্বেদ, নৈশব্দ আর শূন্য সীমাহীন, সেদিন সে উড়ে গেল নির্ভীক ডানায় করে ভর, সব আকাশ পিছে ফেলে ছেড়ে দিয়ে সব অবকাশ সেই নিরাকাশে ছায়াতপ, অথবা যা আলো ছায়াময় অনন্ত চেতনা ব্যাপ্ত ঋতমাত্র সত্য সার আৎসার। ঝিলমিল নদী তার ঝিলিমিলি নিয়ে প্রতীক্ষায় আছে, আর এক সুপর্ণ কবে আসবে আবার। इसको जी अगर अनुमति हो तो एक नहीं हिंदी बिल्कुल का भावाने दो। स्वागत है सुपर्ण। हरी धान की बालियों पर जब लाल गोल सूरज बुझने लगता, एक अकेला बौना हंस हर दिन उड़ जाता था पश्चिमी क्षितिज से रक्तीम लालिमा पीछे छोड़कर म्लान पूर्व दिशा में। जब आकाश धीरे धीरे लगभग अंधकारमय हो जाता, दिन के उजाले में उसे देखा जा सकता था एकांत में डूबा हुआ। बाकी सभी बौने हंस से खुद को थोड़ा दूरी पर रखकर पूरा दिन जल की झिलमिलाहट को अपने पंखों में समेट लेता। कभी वह तेजी से एक ही डुबकी में जल की गहराई में स्वादिष्ट घोंगे खोज लेता, कभी या तो आंखें बंद कर शांत जल में तैरता रहता, अपनी चोंच को बाएं पंख में छुपा लेता। पानी के अंदर उसका पानी से खेलना जल की तरह ही सहज और सजल था। और जितने भी तेज मस्त बौने हंस जो झुंड बनाकर इधर उधर पूरा दिन भूख की तलाश में उड़ते रहते, और भी ज़्यादा और स्वादिष्ट भोजन के खोज में, उनका भी जीवन सरल और सफल था। आपस में झगड़ा और चोंच या पंखों की मार से अपने रोज़मर्रा की सभी समस्याओं का हल कर लेते। हर दिन शाम से पहले वही हमेशा अकेला बौना हंस
हम मान लें उसका नाम सुपर्ण था। रोज की तरह जल की सतह तोड़कर अपने पंखों में हवा भर लेता, लौटने के लिए अपने दूसरे बसेरे में, जहाँ नींद थी और थी गहरी शांति। हर दिन सुबह होते ही फिर जल की मोह में पश्चिमी क्षितिज से उस झिलमिल नदी के किनारे अकेले अकेले उड़ जाता। फिर सुपर्ण का यह आना जाना बहुत दिनों तक था, अनवरत और निरंतर। फिर और भी पानी बह गया, समय भी बह गया झिलमिल नदी की तरह, बहुत बहुत दूर। उसके भी बाद भी और कुछ दिन बीते और कुछ रातें, सुपर्ण का अकेला जीवन और भी अधिक अकेला हो गया। वैसे ही जीना जैसे अब बहुत निरर्थक लगने लगा। जल की गहराई में खोजे अनंत आकाश को छूना एक दिन उसे बहुत अर्थहीन लगा। जिस दिन उसके हृदय में आई उदासी, मौन और शून्यता असीम, उस दिन वह उड़ गया निर्भीक पंखों में सवार होकर, सारा आकाश पीछे छोड़कर सभी अवकाश उस निराकाश में छाया तप, या जो आलोक छायामय अनंत चेतना व्यक्त रीतमात्र सत्य सारात्सार। झिलमिल नदी अपनी झिलमिलाहट लिए प्रतीक्षा में है, एक और सुपर्ण फिर कब आएगा उसके किनार। बहुत ही सुंदर भावानुवाद से हमने समझा कि ये कविता एक ऐसे हंस की है जिसके सुपर्ण यानी कि सुंदर से पंख हैं और सुंदर से विचार हैं, सुंदर से उसके प्रयास हैं। वह हंस चाहता है, आपने हिंदी की कविताओं में कई बार सुना होगा कि उड़ जा हंस अकेला। तो जब हंस अकेला उड़ेगा या हंस जब जब उड़ा अकेला ही उड़ा, उन भावों से भाव खाती हुई, भाव मेल कराती हुई ये कविता रही कि जब आप जीवन में मोक्ष की कामना करेंगे तो आपको सुपर्ण हंस की तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं और एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, निर्जनता और एकाकित्व। एकाकित्व कोई नहीं चाहता है, लेकिन अपने आप को खोजने के लिए निर्जनता की बहुत आवश्यक है। तो इसी पर आधारित मेरा एक बांग्ला कविता, মানুষ যখন বনে যায়। মানুষের সংখ্যা তথা সারমেয় ইত্যাদি যত প্রাণী এতই বেড়েছে লোকালয়ে যে দুদণ্ড কোথাও গিয়ে একাকী দীর্ঘ কোনো গাছের ছায়ায় বসে সমস্ত বেদনা তার জীর্ণ করে নেবে বলে মানুষ সহসা কোনো এক গাছের ছায়াই আর পায় না কো খুঁজে। কারণ অধিকাংশ মানুষের গাছের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বহুদিন হলো। তাই গাছের মতন মানুষ ২-৪ জন এখনও যারা সব লোকালয়ে আছে বা টিকে থাকে, গাছের ছায়ার জন্য তাদের ওই বনপানে যেতে হয়। দেওয়াল টিপলে আলো, কলটি টিপলে জল, এসব সুবিধা ছেড়ে বনের ভিতরে যাওয়া ভীষণ কঠিন এক কাজ। তবু বৃক্ষসম কেউ যদি বেদনায় নীল হয়ে যায় অথবা কবিতা হারায় তার জীবনের ভালোবাসা থেকে, তবে বন্ধুদের মতো সব গাছ খুঁজে পেতে সে মানুষকে একদিন ওই বনের কাছেই যেতে হয়। तो ये कविता वो कविता थी कि जिसमें आपको संदेश दिया गया है कि आपको जीवन में यदि बेहतर करना है तो निर्जन और एकाकी जीवन भी जीना पड़ेगा। वो एकाकी जीवन आप लोगों के बीच में रहकर भी जी सकते हैं, लेकिन जब तक आप उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहेंगे, जब आप उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहेंगे, तब आपको एकाकी, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वह किसी प्रेम की तैयारी हो। हाँ, आपने देखा होगा कि प्रेमी जो है बड़े भीड़ भाड़ भरे माहौल में भी अपना एकाकीपन ढूंढ लेते हैं। चाहे वह ईश्वर के प्राप्ति के मामला हो, आपने देखा होगा कि जो भक्त लोग होते हैं वो तमाम विघ्न बाधाओं के बावजूद भी अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में, अपने आराध्य में ही लीन रहा करते हैं, चाहे वह मोक्ष की कामना हो। हमारे बीच में एक अगली कवित्री हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो मेरठ से चल करके हमारे बीच में आई हैं। वह प्रेम और श्रृंगार की बातें करेंगी। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरा एक मुक्तक कवियों की, सतमोला कवियों की चौपाल को समर्पित। स्वागत।
मेरे शहर से उड़ती पुरवा तेरे नाम, मेरे शहर से उड़ती पुरवा तेरे नाम, मेरे नगर से है ये तोहफा तेरे नाम। सुर्ख गुलाब की सारी खुशबू, सुर्ख गुलाब की सारी खुशबू तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम, बहुत सुंदर। ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम। एक मुक्तक प्रेम को समर्पित है। सिर्फ दिल तोड़ देते तो कोई बात नहीं होती जी। कहते हैं मोहब्बत में कोई सौगात नहीं होती। चलिए एक मुक्तक से और मैं जोड़ती हूँ आपको। हाँ। बहारों में गुलों का नक्श खिलना भी जरूरी है, खिजाओं में झरे पत्ते बिखरना भी जरूरी है, खिजाओं में झरे पत्ते बिखरना भी जरूरी है। बुलंदी पे कदम रखना अच्छा है मगर लेकिन, बुलंदी पे कदम रखना अच्छा है मगर लेकिन, जमी हो पाँव के नीचे परखना भी जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जमी हो पाँव के नीचे परखना भी जरूरी है। एक मुक्तक आजकल के माहौल पर। इंसानियत को ताक पर रख कर चला गया, इंसानियत को ताक पर रख कर चला गया, सैलाब में वो गम के डुबो कर चला गया, सैलाब में वो गम के डुबो कर चला गया। पत्थर नहीं पिघलते, पत्थर नहीं पिघलते किसी आह से कभी, मासूमियत को रौंद कर खंजर चला गया, मासूमियत को रौंद कर खंजर चला गया। एक गज़ल आप सबके समक्ष रखती हूँ, और यादें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। तब मैं कहती हूँ, बीते लम्हों की बहुत याद आती है कभी, बीते लम्हों की बहुत याद आती है कभी, तेरी आहट दरो दीवार से आती है कभी, तेरी आहट दरो दीवार से आती है कभी। और यादें क्या है? वो ख्यालों में बुलंदी पे सफ़र करती है, वो ख्यालों में बुलंदी पे सफ़र करती है, मुझसे मिलने जमी पर उतर आती है कभी, मुझसे मिलने जमी पर उतर आती है कभी। और ज़िंदगी क्या है? जिंदगी देती है खुशियाँ हर पल, लेकिन जिंदगी देती है खुशियाँ हर पल, लेकिन अपने होठों से जहर भी पिलाती है कभी, अपने होठों से जहर भी पिलाती है कभी। थम सी जाती है जिंदगी चलते चलते, वाह, थम सी जाती है जिंदगी चलते चलते,
आईना फिर ये जवानी का दिखाती है कभी। वाह वाह। आईना फिर ये जवानी का दिखाती है कभी। और शेर देखें, मुद्दतें हो गई बिछुड़े हुए हमको, मुद्दतें हो गई बिछुड़े हुए हमको, हर हंसी में तेरी सूरत नजर आती हाय हाय, है क्या बात है, कभी। वाह वाह। हर हंसी में तेरी सूरत नजर आती है कभी। मक्ता देखें इसका। ख्वाबों में अक्सर तरंग से मिलकर, ख्वाबों में अक्सर तरंग से मिलकर, फिर मेरी गजल मुझको सुनाती है कभी। वाह वाह। फिर मेरी गजल मुझको सुनाती है कभी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार ये यादों भरी गज़ल जब आपने सुनाई तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आईं कि यादों की उपवन को देखो, यादों की उपवन को देखो, मैंने बहुत सजाया है, और कुछ यादों पर गीत लिखे हैं, कुछ को गज़ल बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये गीत गज़ल जो आप सुनते हैं ये कहीं में हमारी यादें, कहीं आपकी यादें, कहीं जनता की यादें, कहीं श्रोताओं की यादें, और जब कहीं नहीं यादें तो इन कविताओं की यादें अनवरत चलती रहती हैं कि आज के 10 साल पहले उन्होंने ये लिखा था, आज के 40 साल पहले उन्होंने ये लिखा था, और ये कह करके हम उनकी कविताओं को याद करते हैं। सतमोला कवियों चौपाल में हम आपको आग्रह करते हैं, क्योंकि आजकल जो चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर क्या होता है कि लोग उसको व्यावसायिकता समझते हैं, या एक धोखेबाजी के भी पैटर्न चल रहे हैं कि आपको हमने रिकॉर्ड किया, टीवी पे आपकी कविता आई नहीं, आप यूट्यूब तक ही रह गए। ये सुनिश्चित तौर पे टीवी संगम, एसडी संगम टीवी का प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको चाहे वो ओपन माइक हो, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, वो सीधा टीवी चैनल पर आएगा। ऐसे ही आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, आप, मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास न करें, आप हमारे कालखंड को देखें। कब से हम 23 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को आता है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी गैप के। 15 अगस्त को 23 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं इस शो को। विश्वसनीयता केवल मैं कह सकता हूं वो हमारा व्यवहार है। आपको हमारी टीम जो स्नेह प्रदान करती है और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, ये उसका ही परिणाम है। आज हमारे सदस्य की संख्या 22,000 से ऊपर हो चुकी है, जो एक निश्चित आंकड़ा है, और सुनिश्चित तौर पे पहले 1000 स्थापित कवि यहां से निकल चुके हैं, बन चुके हैं। अब वो आंकड़ा 1137 तक चला गया है, और अनेक नाम हैं जो गर्व से बताते हैं। ऐसे कई नाम हैं। अभी आजकल आप एक कार्यक्रम आता है ग्रुप 18 पर, लपेटे में नेताजी, उस पे बाल कवि आदित्य आता है। अब वो तो आदित्य जैन हो गया। वो बाल कवि जब वो 8 वर्ष का था, वो सतमोला कवियों की चौपाल में पहला उसने टीवी फेस किया था, और वो गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बाल कवि बच्चों को मन में जागृत करने के लिए, उनके कविता भाव जागृत करने के लिए उनको हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम पे भी यही नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है, हमारा कार्य प्रमाण है, आप हमसे जुड़ें एक बेहतर विकल्प के रूप में। धन्यवाद।
थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।